अस्सलाम अलैकुम। आप हमारे साथ बराह रास्त 92 न्यूज पर सुबह पाकिस्तान में। मैं हूं माया खान। मैं हूं शाहजेब अहमद। कैसे हैं शाहजेब? मैं तो ठीक ठाक हूं। गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं। कुछ गर्दनें यूं घूमती हैं, फिर यूं घूम रही हैं, और कुछ एकदम से जो पलटा खाया कल का, जो हमें 4 बजे का इंतजार था। और शाहजेब और मैं तो ये सोच रहे थे कि हम क्यों ना इधर ही बैठ जाते हैं, एक पैकेट ऑफ कुछ ना कुछ खाने पीने का रख के, क्योंकि आंखें जो गड़ी हुई थी न्यूज पे। कैसा रहा कल का दिन? बिल्कुल, बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, बड़ी तब्दीलियां हम देख भी रहे हैं, बड़े सरप्राइजेस मिल रहे हैं। किस किस्म के सरप्राइजेस हैं वो ऑलरेडी आप लोग जान भी चुके हैं, लेकिन उसकी डिटेल शेयर करना आपसे बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब माइनस हो चुके हैं और सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। साथ में वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें इस्तीफा पेश किया। साथ में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब की वज़ारत आला की पेशकश की है परवेज इलाही को। बिल्कुल ऐसा ही है, और जो कबूल कर लिया, और साथ साथ इस बात को अगर आगे लेके चलेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली की वज़ीर आज़म से बनी गाला में मुलाकात हुई, जिसका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे। साथ साथ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा परवेज इलाही साहब के सामने रखा गया, जैसे कि शाहजेब ने अभी बताया। और शाहजेब, कल जो हम बेसिकली कहीं ना कहीं वो डिस्कशंस में हम लोगों के था, हम ब्रेक पे भी ये बातें कर रहे थे कि ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन होगा नहीं होगा, इस्तीफा दिया जाएगा नहीं जाएगा। उस्मान बुज़दार साहब ने एक और चीज कही, मुझे कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है, मैं उस लालच में नहीं हूं। उन्होंने बेसिकली अपना इंप्रेशन दिखाया कि मेरी ऑनेस्टी सारी पार्टी के साथ है और इमरान खान साहब के साथ है। उन्होंने उस मोहब्बत के साथ उसका जो है वो इज़हार जरूर। साथ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह भी कहा है परवेज इलाही को कि आप हमारे वज़ीर आला हैं, और अब आपका काम है कि आपने अपनी जमात को भी और हमारी जमात को भी साथ लेकर चलना है, और जो नाराज अरकान है उनको भी मनाना है। तो उनको ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, और ये भी कहा कि आपके काम में जो है वो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। आई थिंक ये बहुत सारी जो है वो काफी, उनका चेहरा भी काफी सेटिस्फाइड था और वो इंप्रेशंस भी नजर आ रहे थे। साथ में मैं देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है, और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनसे मुलाकात हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, ऑपोजिशन भी मुलाकात करने की कोशिश कर रही है, उनको मनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी मुलाकातों का उनका जो सिलसिला है वो भी जारी है। हमने देखा कि हुकूमत ने पहले हुकूमत के वफ्द ने मुलाकात की थी काफ लीग से, और अब मुलाकात हुई है एमक्यूएम के वफ्द से भी, और उसमें बहुत सारी बातें अब खबरें सामने आ रही हैं, जैसे कि एक वजारत उनको देने की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी पेशकश की गई है। तो अब इस पेशकश को कबूल कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है, इस पर भी आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। और सामने कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि उनके जो कुछ मुतालबात थे एमक्यूएम के, वो भी हुकूमत ने मान लिए। बिल्कुल ऐसा ही, उनके शाह साहब ने कहा कि दोनों जमातों का आपस में मिलकर चढ़ने में ज्यादा फायदा है। ये बात उन्होंने साथ में कही, लेकिन वो नजर भी आ रहा था कि उन्होंने कहा हम अपना टाइम लेंगे। एंड आई थिंक देयर आल्सो, अगर पॉलिटिकली देखा जाए, एक मेरा नजरिया है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि वो इस चीज को बड़ा सोच समझ के कदम फूंक के रख रहे हैं कि अभी हमने क्या करना है, क्या आया हमने हुकूमत के साथ होना है या ऑपोजिशन के साथ होना है। दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम अकॉर्डिंग टू लेकिन इस वक्त सबसे अहम किरदार भी एमक्यूएम का है। जब हम सीट्स के देखते हैं ना नंबर्स, तो नंबर्स देख के ये पता लगता है कि इस वक्त ऑपोजिशन को भी एमक्यूएम की जरूरत है और हुकूमत को भी एमक्यूएम की जरूरत है। तो इसी वजह से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। अब ये ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त बताएगा, और हो सकता है कुछ फैसला भी सामने आ जाए जल्दी, क्योंकि ये 1-2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 31 मार्च को हम देख रहे हैं कि बहस भी होने जा रही है जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर कौमी असेंबली में। अच्छा, भी हमने सुना है, आई एम श्योर बड़े सीनियर लोगों से मैंने सुना कि 3 दिन से ज्यादा जो है वो उसको रोक नहीं सकते, लेकिन 7 दिन से ज्यादा डिले भी नहीं कर सकते। कि 3 दिन का तो फिर वोटिंग के लिए ना, कि 7 दिन से ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम ये भी एक बात हो रही है कि फ्राइडे तक, क्योंकि जुमेरात को है इजलास और वो 31 मार्च हो जाएगी शाम 4 बजे। तो शाहजेब और मैं तो सोच रहे बस थर्सडे को हमने शो के बाद फिर कहीं और कोई कमिटमेंट नहीं करनी, क्योंकि बहुत ही जो है वो ग्लूड होने वाला मोमेंट है, जिसमें सबकी आंखें जो हैं वो स्क्रीन्स पर होंगी और असेंबली की तरफ होंगी। बिल्कुल 2-3 मार्च से पहले तमाम फैसले हो जाएंगे कि क्या होने जा रहा है, लेकिन अभी जो नंबर्स की गेम है उसकी बड़ी हलचल चल रही है। साथ में आपको बताएं, कौमी असेंबली के जो तारीख साज इजलास हुआ उसमें अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की, और पेश करने के बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद की करारदाद पढ़कर भी सुनाई। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ऐवान का इमरान खान पर एतमाद अब बाकी नहीं रहा है। साथ में आपको ये बताएं कि ऐवान 161 अरकान थे जिन्होंने हिमायत की, और जो उस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद थे, जिन्होंने खड़े
होकर इस बात की हिमायत की कि हम तहरीक एतमाद की हिमायत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये पूछ रही थी, आपने वो मोमेंट देखा था जब डेस्क बजने शुरू हो गए थे तो फिर वो स्पीकर ने कहा कि शोर ना मचाएं, डेस्क ना बजाएं, वो भी नजर आ रहा था। वो एकदम से मैं कह जोश आ गया था कि क्योंकि जब जैसे उन्होंने कहा था कि ठीक है ओके बहस शुरू की जाए, तब ये थर्सडे को होगी ऑब्वियसली, एक हफ्ते के अंदर वोटिंग कराई जाएगी जैसे शाजिब ने बताया, और 4 बजे तक जो है सेशन को मुलतवी कर दिया। बिल्कुल, और साथ में आपको ये बताएंगे एक हफ्ते के अंदर इसकी वोटिंग होगी और 31 मार्च को अदम एतमाद पर जो बहस है वो शुरू होगी। और हमारे साथ हम लोगों के काफी वन ऑफ द फेवरेट पॉलिटिशियंस ना। बिल्कुल, हम पॉलिटिशियन से ही बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि जिस तरीके से पीटीआई हुकूमत को 2 महाजों पर मुश्किलात का सामना है। हम देख रहे हैं कि वफाक में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन तहरीक एतमाद जो है वो मंजूर करा रही है और साथ में कोशिशें कर रही है कि भाई नंबर्स उनके पूरे हो जाएं। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब में कुछ सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, परवेज इलाही साहब को नामजद कर दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, और अब कोशिशें ये करने की जा रही हैं कि जितने बाकी इत्तेहादियों को मनाया जा सके। क्योंकि अगर हम बात करें नंबर्स की तो इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा अहम किरदार है वो एमक्यूएम का है, क्योंकि उनकी 7 सीटें हैं और तकरीबन इतनी ही ऑपोजिशन को दरकार है, तो उनकी तो पूरी कोशिश है कि वो एमक्यूएम को मनाएं। लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि जो वफ्द की मुलाकात हुई है एमक्यूएम से, उसमें अब बहुत जल्द ऐलान होने वाला है कि उनका झुकाव किस तरफ होगा। बिल्कुल ऐसे आपने कल वो देखा साथ में मरीम नवाज कही थी कि हम तो गुड बाय कहने जा रहे हैं। इतनी सारी सब चीजों के होने के बावजूद जब उनको नजर आ रहा था, और काफी चीजें वो देख भी सकती हैं ऑब्वियसली, और रीजन टू पॉलिटिक्स एंड शी नोज, बट वो अभी भी जो है ना वो उसी एटीट्यूड में कि हम तो खुदाफिज करने जा रहे हैं, हम तो गुड बाय कहने जा रहे हैं। अब वो गुड बाय कहने जा रहे हैं, उस पर लोगों का क्या रद्द अमल है, उनकी ऑब्वियसली जो मुखालिफ पार्टीज हैं उनका क्या कहना है, वो भी बात होगी। लेकिन अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, पहले हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं हैदर वहीद साहब, उनसे करेंगे। हैदर वहीद साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हैदर वहीद साहब, इस वक्त का सूरत हाल किस तरफ जाती है आपको नजर आ रही है? कुछ सूरत हाल ऐसी बनती जा रही है कि 161 जो अरकान हैं वो अपोजिशन के, हमने देखा उनकी हिमायत कौमी असम्बली में, लेकिन साथ में जितने अब 4 वहां पर जा चुके हैं, बाप के अरकान भी, और एक हम चीमा साहब का वोट भी ले लें, तो उसके बाद सिर्फ एमक्यूएम के वोटों की जरूरत है उनको। आप क्या समझते हैं एमक्यूएम का झुकाव किस तरफ होगा? ये ऐलान कब करेंगे? क्या उनके मुतालबात कुछ माने गए हैं हुकूमत की जानिब से? क्या हुकूमत की तरफ झुकाव होगा या अपोजिशन की तरफ झुकाव होगा? देखें, मैच जो है ना वो इस वक्त फंसा हुआ है, और पिछले 1.5 माह में जितनी दफ़ा मुझे ये कहना पड़ा है, अगर उसके साथ 1 रुपया मुझे मिल जाता तो मैं रिटायर कर सकता था। तो लेकिन इस सिचुएशन भी कुछ इस तरह की है कि अगर PMLQ एक तरफ जाती है और बाप पार्टी दूसरी तरफ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे क्या कंफ्यूजन जन्म लेता है कि फिर जो पावर्स दैट बी हैं, जो सेम पेज का फटना है, वो जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, ये बात उससे फिर वाज़ेह नहीं होती। क्योंकि बाप अगर अलग जा रही है, PMLQ अलग जा रही है, और MQM का अभी पता नहीं, तो ये कन्फ्यूजन ज़रूर होती है। क्योंकि खान साहब के ये ना भूलें कि मसाइल की जड़ सेम पेज का फटना था। PDM और हिज़्ब इख्तिलाफ तो जो है वो बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी कोशिश जो रंग लाती नज़र आ रही है, तो वो सेम पेज के फटने की वजह से। अब MQM को अगर एनालाइज कर सकें तो MQM जो है उसको जो कुछ चाहिए, जिस तरह परवेज इलाही को जो कुछ चाहिए था वो प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्हें मिल सकता था, बिकॉज इट्स द प्राइम मिनिस्टर्स हैंड दैट गिव्स। एक एडवांटेज जो वजीर आजम को एंड तक रहेगा, और एंड शायद देर हो जाए, लेकिन एक एडवांटेज जरूर है कि ही स्टिल हैज द हैंड दैट गिव्स। कल को वो जो है कह सकते हैं ये लो एक्सटेंशन, ये लो तुम वजीर आला हो गए, ये 4 मिनिस्ट्रियां तुम्हारी हुई, वगैरह वगैरह। तो जो वो दे सकते हैं अपने हाथ से, वो हर कोई नहीं दे सकता। और यही वजह बनी थी जब पीपल्स पार्टी ने PDM को जो है डंप किया था, तो उसकी वजह यही थी कि उन्हें जहां से जो मिल सकता था वो PDM और ऑपोजिशन नहीं थी। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पे वो हैंड दैट गिव्स MQM के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ है, PPP है, क्योंकि उन्हें चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के, उन्हें चाहिए गवर्नरशिप में भी सिंध की, मतलब उनके मामलात रीजनल हैं, उनके मामलात सूबा सिंध हैं, और सूबा सिंध में हाथ जो देने वाला है वो जिस तरह से परवेज इलाही साहब के लिए वजीर आजम का था बेशक, लेकिन MQM के लिए शायद वो पीपल्स पार्टी का हो। लेकिन साथ ही साथ आई थिंक एक जो सबसे बड़ी MQM की डिमांड है कि उन्हें सियासत करने दी जाए, उनके दफातर खोले जाएं, उनके मिसिंग पर्सनस बाजियाब किए जाएं, उन पे जो अनऑफिशियल कदगन लगे हुए हैं सियासत पे वो हटाए जाएं। तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का और उससे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट का रोल हो सकता है, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी जो एक हद तक ही उनकी मदद कर सकती है, क्योंकि पुलिस उनके अंडर आती है। तो ये मामला अगेन MQM लेकिन जिस तरीके से जी
बिल्कुल, लेकिन एक जानब हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी पेशकश की है, शायद यही वजह है कि एमक्यूएम थोड़ा डिले कर रही है। बिल्कुल, और उन्होंने वक्त भी दिया है, हम सुनते हैं हुकूमत को, जिन्होंने वक्त बल्कि मांगा है कि एक आध दिन उनको दिए जाएं एमक्यूएम की डिमांड्स पूरी करने के लिए। ऑफिशियली तो जो बताया गया है तो एमक्यूएम के डिमांड ज़्यादातर जो है वो इसी किस्म के हैं कि उनको सियासत करने दी जाए, दफातर खोले जाएं। फेडरल मिनिस्ट्री पोर्ट्स एंड शिपिंग की बात चल रही है, लेकिन ऑफिशियली इसको एक्नॉलेज नहीं किया गया है। अगेन देखें, वन एट हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, और ये कॉन्सेप्ट और ये प्रिंसिपल है जिस पे परवेज इलाही साहब ने जो है वजारत आला जो है वो एग्जिस्टिंग हुकूमत से लेना प्रेफर किया, ना कि क्योंकि अपोजिशन ने भी उन्हें बड़ा क्लियरली यही ऑफर किया हुआ था। लेकिन अब ये इशारा इस तरफ भी करता है कि खान साहब शायद जल्दी इलेक्शन कॉल ना करें, जो रूमर्स चल रहे हैं कि करेंगे, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने 3 महीने के लिए तो ये बात नहीं की ना, और उनका वजीर आला भी बनना भी आसान नहीं है, उनका वहाँ इलेक्ट हो जाना भी आसान नहीं है। अब तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, ये सब किधर जाते हैं, ये बहुत पिवटल है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही का खान साहब के पास जाना इंदिया जरूर देता है कि हवा का रुख जो है वो कुछ खान साहब की तरफ चल सकता है, और तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप जो है वो अगर चौधरी परवेज इलाही सपोर्ट में आ गए तो आगे पीपल्स पार्टी से भी कोई बईत नहीं है कि वो किधर खड़े होंगे जब पंजाब की सियासत गर्म होगी। सही सही। हैदर भाई, अब ये बताएं, आपने ये भी क्लियर कर दिया कि ये इस तरह की सिचुएशन जो आई है ये वज़ीर आज़म की तरफ जो है उनके फेवर में जा सकती है, लेकिन कबल इस वक्त इलेक्शन का एक हिंट दिया है शेख रशीद साहब ने, तो आपकी नजर में क्या इलेक्शन होने के चांसेस बिल्डअप हो रहे हैं? जी देखें, एक तो ये है कि एक तैनाती है जो खान साहब ने करनी है, जो उनके दायरा इख्तियार में है, और वो तैनाती नवंबर में होनी है। अब इलेक्शन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि फ्री एंड फेयर हो, और खान साहब जो है उनका कोई इस तरह का पेज ना फिर से जुड़ जाए जिसके बाद 2018 के इल्ज़ामात लग सकें। तो ये सारे मामलात या नवंबर से पहले इसलिए करवाए जाने हैं, ये बात अब वाज़ेह नहीं है, ज़ाहिर है ये सब मफरूज़ा है और इस पे वाज़ेह बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि अर्ली इलेक्शंस एक कंसेशन खान साहब से शायद मांगा गया हो कि अगर आपने ये चीज़ सर्वाइव करनी और अपने टर्म्स पे जाना है, खुद अनाउंस करके जाना है, तो फिर कम से कम आप ये पूरी टर्म जो है वो उस वक्त तक ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अगेन मफरूज़ा है। क्या अर्ली इलेक्शंस कॉल हो सकते हैं? मेरे ख्याल से वक्त से तो पहले 100% मुझे लगता है कि कॉल होंगे। हो सकता है 3-4 माह पहले कॉल हों, लेकिन अब राय जो है वो ये है कि इसी साल कॉल हो सकते हैं। आई पर्सनली डाउट इट कि अगर खान साहब बच गए तो वो इस साल इलेक्शन कॉल करेंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। अगर वो यहाँ अभी नो कॉन्फिडेंस से बच जाते हैं तो फिर एक नई सियासी रियलिटी जन्म लेगी। फिर 6 माह तक कोई नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ नहीं आ सकती और कोई आईनी तरीका उनको हटाने का खत्म हो जाता है। तो उसके बाद उनका क्या रवैया होगा? देखें, दिस इज बीन वेरी डर्टी पॉलिटिक्स। ये आप देखें, सब डील मेकिंग, डुप्लिसिटसनेस। एक ही पार्टी में एक बंदा, चीमा साहब कुछ कहेंगे, मुना सलाई कुछ और कहेंगे। एक ही पार्टी में फरोख नसीम का एक स्टांस होगा तो खालिद मकबूल का एक और होगा। एक ही पार्टी में आप देखते हैं कि जो है डिफरेंट, परवेज इलाही एक तरफ की बात करेंगे तो चौधरी शहजाद दूसरी तरफ की बात करेंगे। तो ये हमने देखा है कि एक ही पार्टी में गुड कॉप बैड कॉप और इस तरह की गेमें बहुत ज्यादा इस दफा चली हैं। बिल्कुल, हमने देखा है कि जो साहब हम यही देख रहे हैं खासतौर पे काफ लीग में भी कि काफ लीग की हिमायत हो गई है, लेकिन काफ लीग के अंदर भी कुछ इख्तलाफात हैं, चाहे वो परवेज इलाही की बात हो, चौधरी शहजाद साहब की बात हो। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले पाकिस्तान में बड़ा अहम तज्जिया आपने किया। जिस तरीके से हम सूरत-ए-हाल जाती देख रहे हैं कि एमक्यूएम का सब बड़ा अहम किरदार है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सियासी मामलात पर डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हैदर वहीद साहब बता रहे थे सूरत-ए-हाल इस वक्त किस तरफ जा रही है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या बनती जा रही है। माया, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग इस हवाले से बहुत सारे मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस और लीडर्स को भी हम इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात भी करवाते रहेंगे। जो हमारे जहनों में सवाल हैं वो अवामी वो भी करते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान साहब ने। आपको वेलकम करते हैं फयाज साहब ऑन द शो। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे सवाल हैं
ऑफ कोर्स, लेकिन इस सवाल से शुरू करते हैं कि तहरीक इंसाफ का चौधरी परवेज इलाही साहब को वजीर आला के लिए नामजद करना कैसे देखते हैं? आपको नए वजीर आला कबूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर चौधरी परवेज इलाही साहब तो पहले से हमारे इत्तेहादी हैं ना, और वो स्पीकर असम्बली भी हैं, जो दूसरा बड़ा ओहदा और डेजिग्नेशन होता है किसी भी हुकूमत के अंदर। तो आप ये नहीं समझते कि इस पर कोई झुकने वाली बात है। और कहते हैं ना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो मैं ये समझता हूँ कि असल तो काबिल तारीफ़ उस्मान बुज़दार साहब हैं कि जिन्होंने ख़ुद रिज़ाइन के हवाले से, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, पिछले कई दिनों से वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान की खातिर, PTI की हुकूमत की खातिर मैं रिज़ाइन करने को तैयार हूँ। और फिर उन्होंने रिज़ाइन करके एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो अगर चौधरी परवेज इलाही साहब आ रहे हैं तो ये कोई हमने उन 3 स्टूजिस के में से किसी को नहीं लिया जिनको हमने बैरूनी ताकतों के इशारे पर नाचने वाला कहा है। वो तो 3 तो वहाँ सामने अपोनेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब माशाल्लाह, मैंने कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मैंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बताया, जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया उनके हवाले से, कि वो माशाल्लाह सीजन पॉलिटिशियन है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी 35-40 साल मुसलसल हुकूमतों के जो बड़े ओहदे होते हैं, साबिक वज़ीर आला रहे हैं, साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म रहे हैं, स्पीकर असम्बली पहले भी रहे हैं, अब भी हैं, मिनिस्टर रहे हैं कई दफ़ा। तो एक तजर्बाकार लीडर हैं और हमारे पहले ही इत्तेहादी हैं। तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से वो चलाएंगे। क्यों नहीं काबिल कबूल होंगे? हमें तो काबिल कबूल होगा इमरान खान साहब का फैसला। मेरा नारा पिछले 25 दिन से जो है वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गूंज रहा है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। तो जनाब इमरान खान साहब ने जो फैसला किया, सर आंखों पे इंशाल्लाह। तो फयाज साहब, आप ये बताएगा, फिर जो हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही थी, क्या परवेज इलाही की सीट कबूल करने के बाद वो खत्म हो गई है या अभी भी मंडला रही है? देखें, जो बैरूनी साजिश है, मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में से या हुकूमती MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स में से मैं पहला बंदा हूँ जिसने आज से 20 दिन पहले एक डॉक्यूमेंट शेयर करके सबसे पहले इसको डिस्क्लोज़ किया था। फिर कुछ 10 दिन बाद मैंने एक दूसरा डॉक्यूमेंट, एक NGO जो ऑफ शूट्स हैं बैरूनी ताकतों की, उसका मैंने एक लेटर जो है वो डिस्क्लोज़ किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए से, ट्विटर, फेसबुक, जो बड़ा वायरल हुआ था, दोनों डॉक्यूमेंट्स। और वो अलग बात है कि पाकिस्तान की मीडिया में बैरूनी ताकतों के अशारों और डॉलरों पे नाचने वाले जितने तजिया निगार थे, उन्होंने मेरे खिलाफ ट्वीट किया था, उसके ऊपर बड़े ठट्ठे बांधने की कोशिश की थी। लेकिन बात सारी आखिरी 8, 10, 15 दिनों में बच्चे को पता चल गई कि पीछे कहानी क्या है। तो बैरूनी ताकतों के इशारे पे तो ये मौलवी फजल रहमान और असूल की नाम पे वसूल की सियासत करने वाला मौलवी फजल रहमान, 73 के आइन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन ईजाद करने वाला और तौर तरीके ईजाद करने वाला ये मौलवी फजल रहमान, बिल्कुल ये उन स्टूजेस में से एक है। फिर ये चेरी ब्लासम वाली सरकार और ये मकसूद चपरासी वाली सरकार, शहबाज शरीफ जो एचकन सिलाए फिर रहे थे, अब आप 2-4 दिन बाद देखिएगा उसी एचकन की जो है वो निकरें बनेगी। और आपका ये जो छोटू जरदारी और आसिफ जरदारी है, ये बिल्कुल उनकी बैरूनी ताकतों के इशारे के ऊपर जनाब ये नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह पाक के करम से 24 घंटों के अंदर आपको 100% क्लियर पता चल जाएगा कि ये सारी की सारी साजिश नाकाम होगी और इमरान खान साहब और PTI सुरखरू होकर निकलेगी। लेकिन फयाज साहब, अब काफ लीग की ऑब्वियसली वो सिचुएशन देखते हुए, फायदा देखते हुए, तो MQM अगर कोई ख्वाहिश का जो है वो इजहार करे या इस तरह करके, क्योंकि अगर सिंध की तरफ से कोई बड़ी कुर्बानी जा रही है तो सवाल ये उठता है क्या गवर्नर साहब मतलब महफूज है? देखें, इस पे तो पार्टी की लीडरशिप जो फैसला करेगी, उनको कोई मिनिस्ट्री देनी है, उनके साथ कोई और मामला डील करने हैं तो पार्टी को करना चाहिए। हमारे इत्तेहादी हैं और इस मौके पे कि जब करोड़ों हाँ रुपये, अरबों रुपये बैरूनी ताकतों के और हराम के माल के वो ये 3 स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 3 कठपुतलियाँ इस्तेमाल कर रही हैं और जमहूरियत के हुस्न को दागदार कर रही हैं, जमहूरियत की जवानी को जो है वो एक इंतहाई घटिया और गलीज़ बढ़ापे में जो है ना वो कन्वर्ट कर रही हैं। ऐसे मौके पे
एक लीगल वे के अंदर इत्तेहादियों को एडजस्ट करने के हवाले से कोई भी फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी। फयाज साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक जानिब तारिक बशीर चीमा का इस्तीफा, शाहजैन बुगटी और फिर नाराज अरकान भी वहीं के वहीं हैं, एमक्यूएम का कोई फैसला सामने आया नहीं है, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि पीटीआई के फिर नंबर गेम इस वक्त कहां खड़े हैं, क्या है? देखिए, जहाँ तक तारिक बशीर चीमा की बात है, मेरी उनसे कोई मुलाकात उठना बैठना तो नहीं है, लेकिन जो उसको सुना है, जो देखा और जो मैं चौधरी बिरादरान के साथ मेरा 22-25 साल का ताल्लुक़ है और उनके साथ जो उनका रिलेशन है, मैं ये समझता हूँ कि वो वज़ादार आदमी हैं। तारिक बशीर चीमा गुस्से में है इस वक्त, शायद उनकी सोच, उनकी आइडियालॉजी के मुताबिक फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन वो इतने बदलिहाज आदमी नहीं है। अपना गम और गुस्सा निकालने के बाद वो चौधरी बिरादरान के साथ एक प्लेट पे खाया हुआ है, एक दूसरे के मोहसिन हैं। चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ लाई साहब उनके मोहसिन हैं, तो वो आ जाएंगे वापस, वो कहीं जाते नहीं इंशाल्लाह, जो ना वो साथ ही होंगे। अच्छा साहब, ये बताएं कि अब तरीन ग्रुप और अलीम खान साहब की भी बात करते हैं। अब वज़ीर आला बनने के बाद अब ऊंट किस करवट बैठेगा? मसला उस्मान बुज़दार साहब ही हैं या कोई और आपकी नज़र में बात है? अच्छा, एक जो ना वो नून लीग वाले कल से ढकोसला चला रहे हैं, जनाब हम अलीम खान को कैंडिडेट बना देंगे, हम ये कर देंगे। मैं तो इनकी अक्ल पे मुझे मातम करने को जी चाहता है। जनाबे वाला अलीम खान कैंडिडेट नहीं बन सकते अनटिल अनलेस के पीटीआई उनको बनाए, अनलेस के वो उनको पीटीआई बनाए। वो किसी दूसरी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट आ ही नहीं सकते कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, और ना वो आएंगे। अलीम खान भी एक वज़ादार आदमी है और एक अच्छा इंसान है, और वो कोई वज़ारत आला के लिए नहीं, उनका अपना एक गम और गुस्सा है, उनको एप्रीहेंशन रिजर्वेशंस हैं। तो ये अब नून लीग वाले जो है ना वो ढकोसले निकालना बंद कर दें, बुरे तरीके से फ्लॉप हो गए हैं। अफसोस उन गुंशों पर के जो बिन खिले मुरझा गए। इस जनाब पंजाब के अंदर अदम एतमाद आते ही है ना, उनके सर पे ऐसे ओले पड़े हैं कि अब उनको समझ नहीं आ रही, उनके ओसान ख़ता हुए हैं, उनके जनाब तोते उड़े हुए हैं और उनके होश भी उड़े हुए हैं। तो इस किस्म की बवैलियाँ मार रहे हैं जी कि हम अलीम खान को ले आएंगे। अलीम खान साहब लीगल कॉन्स्टिट्यूशनली बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो पीटीआई के टिकट से हैं, वो बल्ले के टिकट से हैं। तो ऐसा वज़ीर आला का कैंडिडेट कैसे हो जो वज़ीर आला बनते सारी नाहल हो जाए? ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, जहांगीर तरीन ग्रुप का एक ही मुतालबा था, वो सारे मेरे कोलीग या भाई है, मिनिस्टर कोई MP है, उनका एक मुतालबा था, चलो गलत था, ठीक था, मेरी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन उनका मुतालबा पूरा हो गया। फैज साहब, ये बताइएगा मुझे कि मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं हटाया गया, खान साहब ने अपनी सीट बचाने के लिए उनकी कुर्बानी दी है। आप क्या समझते हैं इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मुतमईन थे? जनाबे वाला, अब ये जितने मुंह उतनी बातें। वो आपने वो खोते और माँ बाप वाले वाक़या सुना हुआ ना, कि दो माँ बाप जो है खोते को लेके जा रहे थे, वो दोनों सवार थे, रास्ते में किसी ने देखा देखो कितने जालिम बाप बेटा है, लिसा या खोता होते दो सवार ने। वो बेचारा बेटा शर्मिंदगी से नीचे उतर गया, उसने कहा अब्बा जी तुसी बैठो तो मैं थोड़ी जनाब नकेल पकड़ के जनाब खोते दी मैं चलता हूँ। कुछ आगे गए तो बंदों ने कहा देखो यार बाप कितना जालिम है, पुत्र को जनाब पैदल चला रहा है और ख़ुद खोते की सवारी के मज़े ले रहा है। वो बाप शर्मिंदा हुआ, उसने बेटे को कहा पुत्र तू बहया। थोड़ा और आगे गए, आगे कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा देखो कितना बद तहजीब और गुस्ताख बच्चा है, बाप को पैदल चलाए और खुद खोते की सवारी का मज़ा ले रहा है। और दोनों शर्मिंदा हुए, दोनों ने नीचे उतरे, खोते को खाली हाथ बैठ जना वो नकेल पकड़ के चल पड़े। आगे कुछ और लोग खड़े थे, उन्होंने कहा देखो कितने बेवकूफ़ है, अल्लाह ने सवारी दी हुई है फिर भी उसको अवेल नहीं कर रहे। और भाई दुनिया तो किसी हाल में खुश नहीं है, जो फैसला कर लेंगे आप कोई ना कोई नया सवाल पूछ लेंगे, कोई ना कोई नई मंतक, कोई ना कोई नई कुंतर, वो तो आप निकाल लेंगे। मैं पूछ तो लेकिन एक बात ज़हन रखें, लीडरशिप जो फैसला करती है वो ठीक होता है, और लीडरशिप ने फैसला किया और पहले 3.5 साल उनके लिए स्टैंड भी लिया। वरना आप लोग तो जना 10वें दिन उनको फारिग करने के चक्करों में थे, मीडिया वाले और अपोजिशन वाले। लेकिन इमरान खान साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब का एतमाद और स्टैंड था, और अब की बार भी इन्होंने खुद उस्मान बुज़दार से डिज़ाइन किया है, और वो पिछले 15-20 दिन से पीछे इंटरेस्ट लगे हुए थे। अच्छा। तो ऐसी कोई बात। चले आप दूसरा सवाल कर ले, मैं कर लेती हूँ दूसरा सवाल। शाहज़ेब नहीं करते, मैं कर लेती हूँ। अब ऑपोजिशन बड़ी तगड़ी नजर आ रही है। मैं भी करूंगा सवाल, आप करें सवाल। अब ऑपोजिशन बड़ी तगड़ी नजर आ रही है, अगर अपसेट कोई हो गया फिर ये तो बताएं जरा।
अपोजिशन स्वागत तगड़ी नजर आ रही है, अपोजिशन की कमर टूट गई है कल रात से। अब बेचारों के चेहरे देखे ना, रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है आपने इस साल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन की, आसिफ जरदारी, छोटू जरदारी, मौलवी फजल रहमान, चेरी ब्लासम वाली सरकार, बिल्कुल इनकी शक्लों की सूरत हाल वही थी कि तू शाकर आप सियाड़ा है, साड़ी शक्ला वेख हालात ना पूछ, साड़ी बूथी वेख हालात ना पूछ, शक्लें उड़ी हुई थी बिल्कुल पागलों की तरह, सुदाइयों की तरह, इन्हें समझ नहीं आ रही थी इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन जरदारी और बिलावल जरदारी ने बहुत बड़ी गेम की है। ये मैं आज की ब्रेकिंग आपको दे रहा हूं और मैं पिछले 20 दिन से ये बात कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने और जरदारी ने नून लीग के साथ वो की है जो आज से 3 दिन बाद उधर जनाब सुल्तान मफरूरुद्दीन और तुगरुल सर पकड़ के बैठेंगे और इधर ये पूरा टब्बर हमजा शहबाज और बेगम सफदर अवान और ये चेरी ब्लासम वाली सरकार, ये अगली 2 दहाइयां नहीं भूलेंगे कि पीपल्स पार्टी ने और जरदारी ने के साथ क्या गेम की है। ठीक है फयाजुल हसन चौहान साहब, आपकी राय हमारे पास आ चुकी है, बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर होते हैं, बस प्लीज डू स्टे विद अस। सियासी सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है उस पर नून लीग का क्या इस वक्त स्टैंड है वो भी जानना बहुत जरूरी है। हमें इस वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया है एक्स गवर्नर सिंध हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब। मोहम्मद जुबैर साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफा, फिर हम देख रहे हैं चौधरी परवेज लाई को वजारत आला की पेशकश हुई है, क्या हुकूमत ने अपने नंबर्स महफूज कर लिए? आप ये समझते हैं कि उनके नंबर्स पूरे हो चुके हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अभी तो फार फ्रॉम इट। बड़ा सिंपल सा ना 172 केस है कि 172 कौन पूरे करता है और ऑपोजिशन के लिए बिल्कुल अगर आप बेसिक मैथ की कैलकुलेशन करें तो उसके लिए फार इजियर है, क्योंकि अगर अभी आप कल बाप पार्टी ने अपने अनाउंस कर दिए 4 हैं उनके वो मेंबर्स, और अगर आप चीमा साहब को लेकर जो PMLQ के हैं बावजूद इसके कि PMLQ ने परवेज लाई ने एक्सेप्ट कर किया उनकी PTI की ऑफर, तो वो एक वो मिलाएं तो 5 वो हो जाते हैं, और मुफ्ती साहब को मिलाएं तो फिर एक और हो जाते हैं जो कि पहले हुकूमती पेंशन पर बैठते थे। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3-4 मेंबरान की एडिशनल, अभी हम जिसमें पॉसिबिलिटी है MQM की, जिसमें पॉसिबिलिटी है 20 मेंबरान ऑफ PTI की, और उसमें 3-4 तो बिल्कुल आपके सामने नूर आलम, राजा रियाज वगैरह, वो तो पहले से ही अगेंस्ट थे, वो कोई इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से आके हमारे साथ नहीं खड़े हुए। तो आई डोंट थिंक सो उनके लिए PTI के लिए आसान होगा, क्योंकि इसके 2 पॉइंट्स हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर बहुत बड़ा इफ मैं कह रहा हूँ कैपिटल लेटर से कि ऑपोजिशन अपने 172 नहीं कर सकती, तो हुकूमत को फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेना होगा ना, बिकॉज ही हैज टू शो दैट ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस ऑफ 3 out of 341। और उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना होगा तो चाहे ये जो भी थ्रेट देते हैं PTI के मेंबरान को कि जी वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो उनमें से तो ज्यादातर नहीं देंगे। तो इट्स गोइंग टू बी जुबैर साहब आप नंबर्स गेम की जो बात कर रहे हैं उसमें अगर हम ऑपोजिशन इत्तेहाद का खासतौर पर नंबर देखें तो 161 की हमने हिमायत देखी, खासतौर पर अभी कौमी असेंबली में जो वहां पर मौजूद थे। उसके बाद आप जिक्र कर रहे हैं बाप पार्टी का, तो 4 अरकान वहां से आ जाएंगे, शाहजहान बुख्ती का वोट है, चीमा साहब का वोट आ जाता है, तो ये तकरीबन 167 के राउंड बनते हैं। उसके बाद भी आपको 5 वोट दरकार हैं। MQM ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, अभी तक MQM की जानब से बाकायदा तौर पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, हुकूमती वफ्द की मुलाकात हुई है। आप समझते हैं आपके ये नंबर्स पूरे हो जाएंगे 172 के? देखिए हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जाहिर है जब तक आप फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं करते हैं उस वक्त तक आप सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो इट इज अ चैलेंज, बट अगर हुकूमत के मुकाबले देखें तो फार इजियर चैलेंज है 172 हमारे लिए अचीव करना अगले मंडे तक देन व्हाट इट इज फॉर द गवर्नमेंट। तो हम बहुत पुरुम्मीद हैं इंशाल्लाह ताला, और ये सियासी अखाड़े में खेल खेलना चाहिए, ना इसका रिलीजन से ताल्लुक है, ना
किसी को डराने धमकाने की बात करनी चाहिए, ना ही वो जो वजीर आजम साहब बार बार यूज करते हैं कि जी ये भाग कर बातिल की जंग है। ये एक पॉलिटिकल गेम है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आइन का हिस्सा है और हमने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। एंड प्राइम मिनिस्टर लाइकवाइज आइनी तरीके में रहते हुए अपना जो भी वो कन्विंस करना चाहते हैं, जितने भी मेंबरान को कन्विंस करना चाहते हैं अपनी तरफ लाने। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। तो एक मुझे एज अ पर्सनली आई फील के पॉलिटिक्स में, जैसे कि वही साहब भाई ने भी ये कहा कि एक बहुत बड़ा जो है ये एक सिनेरियो है जो क्रिएट हो रहा है, एंड आई बिलीव कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, बट देन अगेन आगे क्या होगा ऑब्वियसली, लेकिन प्रोग्राम में भी आगे बहुत कुछ होना है। बिल्कुल, सियासी मामलात का जैसे कि हम बात कर रहे हैं और माया भी जिक्र कर रही है कि बहुत बड़ा एक वाकई एक शिफ्ट आ रहा है, और जैसे कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की भी बात की जा रही है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि कल हम ये भी देख रहे थे कि शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये खास तौर पर इशारा दिया कि इंटरव्यू में एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें बता रहे थे कि हज के फौरन बाद इंतखाबात का चांस है, यानी कि हुकूमत भी इसके लिए तैयार है कि हज के बाद जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और सियासत इस वक्त इतनी डिस्कशन इस सियासत की खासतौर पर पूरे मुल्क में हो रही है, लेकिन खासतौर पर यहाँ पर एक चीज हम जो नोट कर रहे हैं वो ये है कि इस वक्त कोई भी लीडर, कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या कोई भी इस वक्त अवाम की बात नहीं कर रहा। जो महंगाई थी वो सब भूल चुके हैं, जो टैक्सेस लग रहे थे वो सब भूल चुके हैं। किसी को ये इस वक्त ध्यान नहीं है कि जो अवाम परेशान थी, और हम जलसे भी देख रहे हैं माया खान कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों, हुकूमत के हों, लेकिन अवाम को इस वक्त कोई ख्याल नहीं है कि जब हम परेशान थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवाम चले, हमारे घर में है ना अवाम, हम खुद अवाम है, तो हमारे घर में अगर हम जाते हैं तो हमारी अम्मा का ना वो ब्लूटूथ हेडफोन है वो लगा के सुन रहे होते, कोई मिस ना हो जाए सियासत की कोई अपडेट। और सियासत के चक्कर में हम भूल गए ना क्या चीज महंगी थी, हाँ, कुछ पेट्रोल महंगा था कि नहीं था, दही का मसला चल रहा है या हमें दूध का मसला चल रहा है या हमारे पेट्रोल का मसला चल रहा है या बिल जो है वो भी पे करने, उसका कोई मतलब, बस मुल्क का क्या होने वाला है, मुल्क की सियासी हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त, न्यूज में क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें ऑब्वियसली देखें। जब एक हमारा मेरा आपका हम सब का फ्यूचर जो है वो जुड़ा हुआ है, इस तरह से हमने वोट्स दिए हैं, हमने जाकर अपना एज पाकिस्तानी एज ए सिटीजन हमने फर्ज अदा किया है, तो हमें ये होता है कि हम एक तो वोट देते हुए हाथ कांप रहे होते हैं, ऐसे आप कसम नहीं खा रहे होते, वो ऐसा होता है कि आप जिसको वोट डाल रहे हो क्या वो आपके मुल्क के लिए अच्छा है, मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हो, इसलिए आपका वोट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अगर देखिए कबल शेख रशीद साहब ने कहा है, अगर साइन है, अगर फर्ज करें अगर नजर भी आ रहा है और इलेक्शंस होते भी हैं, तो पहले से ज्यादा जो लोग पहले नहीं गए थे उनको मतलब एज अ पाकिस्तानी मैं कहूंगी प्लीज गो एंड वोट। ये मत सोचिएगा कि यार हम नहीं जा सके अब क्या करना है, हमारा दिल टूट गया, महंगाई आ गई, नहीं, अभी भी आपने जाना है, क्योंकि आपका वोट जो है ना वो एक वोट, जिस तरह वोट अभी आप देख रहे हैं कितनी मुलाकातें हो रही हैं, कितनी मुशावरतें हो रही हैं, ऐसे ही आपका एक वोट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हम देखेंगे आगे चलकर सियासी मामला, क्योंकि अब देख रहे हैं सियासी गर्मी भी चल रही है और बहुत जल्द जो तरीके तमाम पेश की गई है उस पर बहस भी होने जा रही है 31 मार्च को। लेकिन पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान का फ्यूचर की बात हो रही है, पाकिस्तान के लिए जो लोग काम करते हैं उनकी बात हो रही है। हम लोग पाकिस्तानी खिदमत कर रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि रोज आप लोगों के साथ बैठकर कुछ ना कुछ वो चीज, वो हालात और कुछ भी ऐसी चीज जो हमें मौसूल हुई है या हमारे किसी अपने ने कुछ हासिल किया है, कोई एजाज किसी को मिला है, तो क्यों ना अप्रिशिएट। बिल्कुल, हम जिक्र कर रहे हैं लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद बाज़ाब्ता तौर पर जो पीसीबी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन चुके हैं, और जावेद मियादाद साहब, हम चाहे शाहजहां का छक्का हो या कुछ भी हो, हम उनको हमेशा याद रखते हैं, उनकी जो खासतौर पर जो उनकी सर्विसेज हैं, जो उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं मुल्क के लिए, उसके लिए भी उनके पास ये अब एक और एजाज उनकी कह लें कि उनके लिए शामिल हो चुका है। बिल्कुल ऐसा है, और वो है फख्र पाकिस्तान का, बिल्कुल फख्र पाकिस्तान है, और इमरान खान साहब के साथियों में से हैं। 1975 का वर्ल्ड कप 18 साल की उम्र में खेला और फिर इमरान खान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में 1992 में, जैसे कि आपने बताया, वर्ल्ड कप जीता, जो हम कभी नहीं भूल सकते, वो वर्ल्ड कप हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो पहले उनके क्या जज्बात हैं मियादाद साहब के, वो जान लेती हैं। मियादाद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सबसे पहले तो बताएं, हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए हैं, क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं आपके, खासतौर पर जब आपको इस अवार्ड से नवाजा गया? देखिए, बड़े जज्बात तो मैं यही कहूँगा कि जो भी प्लेयर या आप या कोई भी प्रोफेशन में किसी भी शख्स को या जो भी होता है उनको जब जो कोई चीज मिलती है ना, वो एक बड़ा ऑनर होता है। तो पता है ये ऐसे ही नहीं मिलता, ये मिलता इसीलिए है कि जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ऐसे जैसे पाकिस्तान देता, ये देता, एक आपकी जो सर्विसेज है रिकॉग्नाइज किया हुआ होता है, और वो एक लोगों को दुनिया में उजागर करते हैं। वो इसलिए कि आपका जो मुकाम है वो इतना अच्छा है कि आपका
जो आपको चीजें मिली हैं वो दुनिया में जाएंगी तो लोग और बच्चे खास तौर इन चीजों को फॉलो करें। सारी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े जिन्होंने किसी भी फील्ड में कुछ किया होता है उसको हमेशा अपने मुल्क में ऊपर लेके आते हैं ताकि हमारे आने वाले नस्लों को ये चीजें पता हो कि देखें ये आदमी बड़ा अगर नाम कमाता है तो वो वजह क्या है। तो लाजिम बात है कि ये भी बच्चों में होता है। हमारे मुल्क में इतना अभी भी रिवाज नहीं, मतलब दुनिया में जो भी कोई होता है उसको, जैसे हमारे कदीर साहब थे उन्होंने एटम बम बनाया, मगर जिस तरीके से उनको लाना चाहिए ताकि हर बच्चे को हर स्कूल में एक आदमी हर बच्चों को पता होना चाहिए कि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। पाकिस्तान कभी तस्वुर नहीं कर सकता था न्यूक्लियर पावर और एटम बम के लिए। इसकी वजह से आप देखेंगे पूरी दुनिया जो है ना, और खास तो जहाँ हमारी प्रॉब्लम थी पड़ोसी उनको सबको समझ आ गई और सब आराम से बैठ गए। जावेद भाई, क्रिकेट के लिए आपकी खिदमत जो है ना, मैं इसके बारे में मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती, ऑब्वियसली ना मेरी जगह है और ना मेरी अभी मेरा कोई ऐसा तजर्बा है। लेकिन आपकी अगर हम विन्स की बात करें या बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स की बात करें तो शारजा का वो यादगार छक्का हमसे नहीं भूलता। हमारी मैं कहती नस्ल दर नस्ल वो एक ऐसी यादगार है जो नहीं कभी भूल सकती। तो आपके नजदीक आपकी सबसे बेहतरीन जो है वो यादगार जीत कौन सी थी? देखिए, सबसे पहले जिस वक्त जैसे आपकी है ना प्रोफेशन में, मैं भी प्रोफेशन है, हमें ये देखना नहीं चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। जब प्रोफेशन में होते हैं आपका है ना जहन जो है ना वो चलना चाहिए, हमेशा हेड जाना चाहिए। एक आपने मंजिल तय कर ली तो नो यू गो फॉर द सेकंड वन, और आप पहले से है ना अपने आप को टारगेट करना चाहिए। मैं बच्चों को इसलिए कि जो भी सुन रहे हैं कि देखिए जब तक आप अपना मिशन और टारगेट कभी नहीं बनाएंगे, यानी कि जब आपके अंदर अज़म होता है तो खुद ब खुद देखिए इनसाइट अल्लाह ताला ने एक इंसान को वो मखलूक़ात बनाई जो आप अगर ध्यान में रखेंगे सोचेंगे कम ट्रू। कहते ना कि जो भी आप देखते हैं वो हो सकता है, मगर हमारे यहाँ जो है इन चीजों पे बच्चे सोच नहीं रहे। अगर आप कॉपी करें, आप फॉलो करें कि एक शख्स ने, अगर आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ कि भाई ये शख्स इस जगह पे कैसे पहुंचा, नो यू गो बैक एंड पढ़े कि उन्होंने क्या क्या किया था, किस तरीके से किया था। तो टाइम टू टाइम आपको चीजें मिलती जाती हैं। क्या होता है कि आप जब वो चीज अडॉप्ट करते हैं, वो देखते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो आप में भी आप उनके जैसा नहीं बनेंगे, वो नहीं बन सकते, मगर उन जैसा बन सकते हैं। बिल्कुल जावेद भाई, अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी कोचिंग में माशाल्लाह हमने देखा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो अपनी सलाहियतों को बेहतर करने में बड़े कामयाब हुए हैं, लेकिन आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, फेवरेट तो मैं तो यही है कहते हैं कि मेरे लिए तो पाकिस्तान सबसे फेवरेट है। जो भी पाकिस्तान है पाकिस्तानी है, और है जो जैसे हम बाहर जाते थे इंग्लैंड ये वो, तो कोई भी अगर पूछेगा तो एज ए ह्यूमन बीइंग, और मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि तो आप पाकिस्तानी नहीं जाओ। आपको अल्लाह ने जो इज्जत दी है तो हर आदमी उसके लिए आए। आपके ऊपर है कि आपको हर आदमी को जब आप छोड़ देते हैं या जो भी काम में होता है, हर आदमी को उस नजरिए से देखें कि ही इज ह्यूमन बीइंग एंड इंसान है। और हमारा फर्ज बनता है खास तौर एज ए मुसलमान, हमें तो मदद करनी ही करनी है। आप देखें अगर पास का दौर उठाएं जब सरकार के टाइम पे भी, तो हमारे मुसलमान ये नहीं थे कि हिंदू को फेंक देते थे। इस्लाम ने बताया कि नहीं, आप एज ए ह्यूमन बीइंग जो कुछ आप किसी के लिए कर सकते हो, ये नहीं देखो कि उसकी जात क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, आप अपनी तकलीफ जो है सही समझते हो वो बता। जावेद भाई, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब आपके फैंस हैं और ढेरों दुआएं आपके लिए हमेशा करते हैं। इस एजाज पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप बार बार उसका इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे फिर? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने ऐसे मौके पर मुझे याद किया, क्योंकि मैं ये नहीं हूँ, मेरा अपना चैनल जैसे मैं पहले भी कहूँ कि जो माशाल्लाह जो चला रहे हैं उनको आज तो नहीं, हमारे ताल्लुकात डिफरेंट है, कुछ ऐसी जगह के ताल्लुकात हैं कि माशाल्लाह आज अल्लाह ने उनको बहुत तरक्की, और मैं समझता हूँ लोग अभी भी समझते नहीं जानते होंगे।
थैंक यू जाहिद भाई, प्रोग्राम का हिस्सा बने आप, और हम दोनों के साथ आपने अपना थोड़ा सा मुख्तसरन सफ़र भी हमसे शेयर किया और अपनी मोहब्बत भी 92 के साथ और हमारी मैनेजमेंट के साथ आपने शेयर की। आपकी मोहब्बतें सबके साथ बनी रहें, अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमाए, और इंशाल्लाह इस सिलसिले कुछ और हैं और हम लोग इस सिलसिले को लेकर, शाजिब अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि ये ना हो कि कोई समझे कि वो इग्नोर करने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैं कहूँगी शाजिब से दोबारा रिपीट करें उस बात को जरूर। बिल्कुल, और जो अब बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे वो कर रहे थे अवाम की, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते से जब से ये तहरीक-ए-एतमाद खासतौर पर इसकी एक सियासी गर्मा गर्मी शुरू हुई है, उसके बाद हम मुल्की सियासत के अंदर सब कुछ भूल गए हैं। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन सबकी तवज्जो इस वक्त जो है वो एक ही जानिब है। जो अपोजिशन है हम देख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं वजीर आजम की तब्दीली की, और जो हुकूमत है वो कोशिश कर रहे हैं वजीर आजम की बका की। तो हम ये दोनों जो जंग लड़ रहे हैं उस जंग में अवाम कहाँ है ये हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जो महंगाई थी, जो टैक्सेस लग रहे थे वो वहीं के वहीं हैं, और सब इस वक्त जो मसरूफ हैं वो सियासत में। क्योंकि हमजा शहबाज साहब ने ये भी कहा कि ये जंग जो है वो कुर्सी की नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह शाजिब का पॉइंट है, मैं उससे बहुत कनेक्ट इसलिए भी करती हूँ क्योंकि आम आदमी का यही मसला है कि उसको नहीं पता उसका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बड़े क्राइसिस का शिकार है, किन हालात से हम गुजर रहे हैं हमारे, और क्या महंगाई पर हमें जो है रमजान सर पर है, कोई रमजान पैकेज का अभी तक वफाकी सतह पर ऐलान नहीं हुआ है, लोग इंतजार में हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि वो वक्त है जब लोग रमजान की तैयारियां शुरू करते हैं। हम अगला मंगल जो हमारा होगा हम रमजान में कर रहे होंगे आपके साथ, क्योंकि रमजान में भी हम आपके साथ 9 से 11 होंगे, और उस वक्त भी ऑब्वियसली वही चैलेंजेस, अगर हमें वही डिस्कशन करनी है, वी नीड एन एक्सपर्ट जो हमें कम से कम बता सके कि हमने आगे किस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स। और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते से जब से तहरीक-ए-एतमाद की बात शुरू हुई है हम सब कुछ भूल गए हैं। क्या महंगाई थी, क्या टैक्सेस थे, कुछ हमें याद नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं ये अचानक क्या हुआ है कि अवामी मसाइल सब एक तरफ रह गए और अवाम को भी कोई मेरे ख्याल में इस वक्त याद नहीं आ रहा सियासत के अलावा कुछ भी। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही बात है। अवाम तो देखिए पहले भी अवाम का किसी को ख्याल नहीं था और अभी भी अवाम को किसी को ख्याल नहीं है। तो बात यह है कि सबसे बड़ी लूजर जो है वो कौमी होती है, अवामी होती है। इस तरह की जब पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं या फिर पॉलिटिकली चीजें रिजॉल्व नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ना वो सबसे बड़ा किलर होता है किसी भी जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी का या किसी भी एक नॉर्मल इकोनॉमी का भी। क्योंकि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, कुछ एंगेजमेंट्स नहीं होती, तो पॉलिसी डिसीजंस टाइम पे नहीं होते। जब पॉलिसी डिसीजंस टाइम पे नहीं होते तो उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी जो है वो बेयर करनी पड़ती है कौम को। तो आप ये देखेंगे कि आज जो ये अनसर्टन सूरत हाल है, कोई चीज कहीं सेटल डाउन नहीं हो रही और एक इस तरह की चीज चल रही है जिसमें ना इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्ट लेता है, ना जो है टाइम पे डिसीजंस होते हैं कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, हमने उसको कैसे मैनेज करना है, फूड को कैसे मैनेज करना है, मार्केट्स को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से एनर्जी सिचुएशन का जो इतना बुरा हाल है इस वक्त उसको हमने हैंडल करना है। तो ये सारी कॉस्ट जो है वो आपको आगे मिलेगी। और फिर ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि रमजान है, उसमें आपको पता है हमारा जो है वो जमीर जो है रमजान में जागता है और हम प्राइसेस बढ़ा देते हैं। ये वाहिद शायद हमारा जो है वो कंट्री होगा जहाँ पे इस तरह के फेस्टिविटीज में जहाँ पे आपको प्राइसेस कम करनी चाहिए वहां पे बढ़ जाती हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी मैनेजमेंट वैसे ही वीक हो और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाए और फिर डिसीजंस डिले हो जाए तो फिर नेचुरली आवाम को उसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा और फिर साथ साथ कर्जे बढ़ जाएंगे और महंगाई में मजीद इजाफा होगा। तो मेरे ख्याल में जितना जल्द से जल्द इसको सब सेटल डाउन करें, बैठें, ताकि आवाम का सोचें कि आगे आवाम के लिए जो है वो बेहतरी किस्म है। और प्राइसेस सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन को किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गरीब का महंगाई होती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो फिर खुर्रम साहब IMF में मुज़ाकरात में हुआ क्या? बिकॉज ऑब्वियसली कुछ हल्कों में ये बात गश्त है कि जो सैलरी सेक्टर वाले जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है, हमें वो भी जरा क्लियर पिक्चर दे दीजिए। जी देखें, प्रॉब्लम ये है कि हम IMF प्रोग्राम में हैं और अगर आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो नेचुरली वो अपनी आपको जो है सजेशंस भी देते हैं, जो नेक्स्ट टाइम डिक्टेशन भी देते हैं, क्योंकि आप उनका पैसा यूज कर रहे होते हैं। अगर वो पैसा सही जगह नहीं लगेगा, आप एमनेस्टी ओवर एमनेस्टी देते रहेंगे, आप टैक्स जहाँ से लेना है उनको टैक्स नहीं करेंगे,
तो नेचुरली फिर बैंक होता है वो तो आपसे कहता है कि जी आप अपने बच्चों का खाना भी जो है वो रोकेंगे और आपने जो है वो घर का रेंट भी जो है वो रोकेंगे, मुझे पहले पैसे देंगे, जो एक बैंक करता है नेचुरली, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन करती है। आईएमएफ भी यही करेगा। आईएमएफ भी आपसे कहेगा कि जी आप मुझे तो टैक्स आप मुझे कैसे रीपे करेंगे, आप पहले मुझसे पैसे ले लेते हैं, मुझसे कमिटमेंट्स कर देते हैं, फिर जाके आप सब्सिडियों में ज़ाया कर देते हैं, जाके आप जो है वो एमनेस्टियों में ज़ाया कर देते हैं और उसको टैक्स करते ही नहीं जिसको टैक्स करना चाहिए। अपनी जो पब्लिक कंपनीज है उनको बेचते ही नहीं है, उनको आप ठीक करते ही नहीं है, फिर आप एनर्जी के इशूज़ ठीक नहीं करते हैं, तो आप मेरे पैसे कैसे देंगे? तो नेचुरली आपको उन्हीं सब पे टैक्स पे आता है जो ऑलरेडी टैक्स होते हैं। ऑलरेडी वही सैलरीड क्लास जो कि आज जो है 6 लाख रुपए पे टैक्स नहीं है पूरे साल की सैलरी पे, अब जो है वो आपको 15% देना पड़ेगा। तो कितना बड़ा बर्डन आएगा कि एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ टैक्सेस, कितना स्क्वीज हो जाएगा वही सैलरीड क्लास जो कि आपको इस वक्त सहारा बनता आया है। मुश्किल में यही सैलरीड क्लास टैक्सेस देते आए हैं, आपको एटसोर्स टैक्सेस देते आए हैं, और जितने अभी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं से आप टैक्स चूसते रहेंगे तो नेचुरली आपको जो है ना वो तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और साथ में बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ में खुर्रम साहब हम ये भी देख रहे हैं कि जो इसी पूरी सियासी सूरत हाल में जो चंद माह के लिए तकरीबन 4 माह के लिए प्राइस कंट्रोल की गई है पेट्रोलियम मसनूआत की, उसमें भी हम देख रहे हैं कि उसका, बल्कि मैं आपसे जानना चाहता हूं उसका पाकिस्तानी अवाम पर चंद माह में कितना असर पड़ेगा, कितना उसका जो है बोझ है वो उठाना पड़ेगा अवाम को? देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज की जो सब्सिडी है, मैं टारगेटेड सब्सिडी की बात नहीं कर रहा, जनरल सब्सिडी आप सबको देंगे ना, आज की सब्सिडी कल की महंगाई है। तो ये लोगों को समझना होगा कि आज अगर सब्सिडी मिलेगी तो कल कर्जे हमें लेने पड़ेंगे, कर्जे लेने पड़ेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है कर्जों के नीचे दबी रहेगी। जब कर्जे लेने पड़ते हैं ना तो अपना फ्यूचर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि जब भी आप कर्जा लेते हैं अपना फ्यूचर आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो देखिए आज अगर हम सब्सिडियां देंगे, मैं कहता हूँ सब्सिडी अगर देनी भी है ना तो टारगेटेड सब्सिडी दें। मिसाल के तौर पे बाइक्स वालों को जो है ना पेट्रोल कम करें, या बेचारे जो छोटी गाड़ियों वाले हैं जिनके पास बहुत ही एवरेज जो है वो आपको गाड़ियां हैं और घर के आने जाने में यूज होती हैं, बहुत मजबूरी में जो है वो रह रहे होते हैं, वो भी लोअर मिडिल क्लास जो है और लोअर क्लास जो है, इसको सब्सिडी दें और टारगेटेड दें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि मैसेज जो है वो कवर होंगे, प्लस जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं जो लैंड क्रूजर्स चलाते हैं या बड़ी जो गाड़ियां चलाते हैं उनको तो फायदा ना हो ना, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो बात ये कि सही प्रायोरिटीज हमने जो है नहीं की हुई, हम पॉलिटिकल डिसीजन ले लेते हैं और उसका इम्पैक्ट भी देखते हैं और फिर कहते हैं कि जी टैक्सेस ज्यादा होंगे इसलिए हम रिलीफ दे रहे हैं। टैक्सेस ज्यादा होने का मतलब रिलीफ देना नहीं होता, टैक्सेस ज्यादा होने का मतलब होता है कि अपने कर्जे कम करें ताकि फ्यूचर आपका ठीक हो। जिस तरह रमजान की हम बात कर रहे हैं, मुझे ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। आई ट्रैवल ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जब रमजान आता है तो इवन नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी मुस्लिम्स के लिए बाकायदा डिस्काउंट्स या सेल्स या पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस होते हैं। हमारे मुल्क में जो है इस तरह की कोई उम्मीद, हमारे स्पेशल पैकेज होते हैं लेकिन वो मजीद महंगे स्पेशल पैकेज होते हैं। ऐसे ही खुर्रम साहब जी बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि हमारे ना मार्केट्स स्ट्रक्चर्ड नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉफिटेरिंग जो है ना, हर किसी का जो दिल करता है वो वही प्रॉफिट लेता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट के थ्रू, वो कहते हैं ना फार्म टू मार्केट, यानी कि फसल जहाँ से उगती है वहां से लेकर जहाँ तक उसका प्रोडक्ट बन के जो है वो यूज हो रहा होता है और बिक रहा होता है, ये पूरी जो चेन है ना ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जब स्ट्रक्चर्ड नहीं होती तो हर कोई बीच में आता है, प्रॉफिट लेता है और निकल जाता है और एक्सप्लॉइट करता है। आप देखें ना आपके माफियाज कौन कौन से हैं, आपके फूड के माफियाज इतने बड़े बड़े हैं, आपके चीनी के माफियाज हैं और बहुत सारे माफियाज हैं आपके यहाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा और इशू हमारा ये कि जो है स्ट्रक्चर करने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, वो खुद बेनिफिशियरी हैं, तो कौन करेगा? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हमें खत्म करना होगा। जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हम खत्म कर देंगे, स्ट्रक्चरल इशू है ये, तो आपकी ये महंगाई जो है ये आपको कम होती हुई नजर आएगी। नेचुरली अभी भी आप देखें कि आपके पास खुर्रम साहब यहाँ पर मैं बिल्कुल जी बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा खुर्रम साहब। जी मैं कह रहा हूँ कि देखें, बस मेरा लास्ट पॉइंट ये था कि आप जो मार्केट है उसको स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो हर कोई प्रॉफिट लेगा, हर कोई। आप देखें अगर 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़ते हैं तो एक फीकस जो है बंदा जो है फीकस जो है वो 10 रुपए बढ़ाए जाते हैं। और कितना प्रॉफिटेरिंग है ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, कितनी एक्सप्लॉयटेशन है ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, क्योंकि अल्टरनेट नहीं है हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो प्रॉब्लम ये अल्टरनेट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, ये सब चीजें नहीं होंगी। आपके यहाँ हर जो है त्योहार पे जो है आपको लूटा जाएगा। बिल्कुल प्रॉब्लम ये कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है। लेकिन खुर्रम साहब साथ में मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जो इंस्टेबिलिटी हम अगले कुछ चंद माह में देख रहे हैं, आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि अवाम के लिए परेशानियां बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से परेशानियां मजीद बढ़ जाएंगी अवाम के लिए, खासतौर पर अगर हम 2022 की बात करें?
बिल्कुल बढ़ेंगी, दो राय बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की जो है वो $110 $120 के पास घूम रही हैं। जब तक ये ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आती उस वक्त तक आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि एनर्जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, और एनर्जी की कॉस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और फूड उसी से जो है लिंक होके फिर उसकी भी प्राइस जो है बढ़ती है। ओवरऑल फूड और एनर्जी की जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये अगले 4-6 महीने में नहीं होगा कुछ भी, जब तक कोई नई गवर्नमेंट आके या यही गवर्नमेंट अगर सर्वाइव करती है तो जो है वो वॉर फुटिंग पे प्रायोरिटीज को जो है वो हैंडल नहीं करती, पहले इन्फ्लेशन को जो है वो हैंडल नहीं करती, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी डेफिनेटली। राइट खुरम साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल करना था और एक खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना था कि अभी जब इस तरह आप महंगाई की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली बेसिक्स ही वो नहीं होती, लेकिन एक चीज बड़ी बेसिक है, वो खवातीन की शॉपिंग है जो बड़ी अफेक्ट हो जाती है। जिस तरह शाहजेब ने बिल्कुल सही कहा कि रमजान में बढ़ जाती हैं सारी चीजें। तो अगर आप क्या समझते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या लोग अगर इंडिविजुअली बेसिस पर खवातीन के लिए या लोगों के या बच्चों के लिए अगर कुछ वो डिस्काउंट खुद से क्रिएट कर सकें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल। देखें, ये तो अपनी कॉल है, ये अपना डिसीजन है, और इसमें बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारा तबका जो है इस तरह से डिस्काउंट देता है और एक खास जो है वो कैटेगरी क्रिएट करके उस पे जो है कोई रिलीफ देता है, तो व्हाई नॉट, मेरे ख्याल में बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना काफी हद तक जो है वो जो हमारे शॉपिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो काफी हद तक जो है वो मैनेजेबल हो जाएगा। तो डेफिनेटली होना चाहिए, आई एग्री विद दैट, बिल्कुल। Thank you so much, Khurram Saab, for being part of the show. It was a pleasure having you. Thank you so much for your time. खवातीन आजाद, छोटा सा वक्फा लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे हैं आपको इंतजार। Please do stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खवातीन किसी भी शोबे में पीछे नहीं है। घर चलाने की बात से लेके बच्चों की परवरिश से लेकर किसी भी प्रोफेशनल या एक बड़ी फर्म में कहीं एग्जीक्यूटिव की लेवल पर हो, कहीं शेफ़ हो तो कहीं डिज़ाइनर हो, कहीं कोई बैंक में काम करती हो, कोई नंबर्स की मास्टर हो, तो कहीं कोई खूबसूरत तस्वीरें खींचने की माहिर हो। तो ख़वातीन को किसी भी शोबे में आने से सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है और वो है वो खुद। अगर मैं कहूँ कि ऐसी ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाने का सिलसिला सुबह सवेरे पाकिस्तान में जारी है तो ये गलत नहीं होगा। आपकी मुलाकात करवाते हैं कि शौहर के शाना बशाना घर चलाने के लिए मेहनत करना हो, ख़वातीन पीछे नहीं रहती। कराची की नुज़त काशिफ घर से खाना बनाकर ऑनलाइन फ़रोख्त करती हैं, जिससे महंगाई दूर करने में वो अपने शौहर का हाथ भी बटाती हैं। और किस तरह से उनको ये ख्याल आया, क्यों किया, आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुज़त। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में, आप आई, आपने टाइम निकाला। तो सबसे पहला सवाल, कब फैसला किया कि कुकिंग स्किल्स को ज़रिए आमदनी या ज़रिए रोज़गार बनाया जाए? बस काफ़ी टाइम हो गया था सीखते हुए, लर्निंग की काफ़ी, फिर सिखाया भी। तो फिर सिखाते सिखाते सोचा कि जब इतना कुछ सीख ही लिया है तो क्यों ना इससे कुछ अर्न भी कर लिया जाए, इसको बिजनेस की तरफ लाया जाए। तो बस फिर जब से ही स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया और माशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे आज। माशाल्लाह। तो खुद का ख्याल था या किसी ने कहा कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो? भाई कितने लोगों को कहा जाता है तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, इसका तुम काम क्यों नहीं शुरू कर देती? हाँ, कहते तो काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन डिसीजन तो खुद नहीं लेना था बहरहाल। तो काफ़ी टाइम बाद जो है फिर सोचा, खुद ही सोचा बैठ के कि नहीं, अब कुछ कर लेना चाहिए। हाँ, अब बहुत टाइम हो गया दूसरों को टाइम देते हुए, सिखाते हुए, तो अब अपने लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। सिखाती रही हैं हमेशा खाना बनाती? बिल्कुल, खाना बनाना भी। NSHM नॉर्थ स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में अच्छा खासा टाइम मैंने टीचिंग की है, 1 से 1.5 साल के। जबरदस्त। यानी कि वो जायका तो देखिए, जायका तो हमने सुना है हमेशा कि हाथों में होता है तो होता है, क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपको शुरू से ही खाना बनाने का शौक था? बिल्कुल, शुरू से ही खाना बनाने का शौक था, मतलब कम उम्री से ही था जब से स्टार्ट किया। बस तो पहला फोकस ये था कि खाना अच्छा बनाना है। और सबसे पहले क्या बनाया नुसरत? सबसे पहले कुछ याद नहीं, चावल का कुछ शायद बनाया था, मेरी खिचड़ी बनाई होगी, इस तरह का कुछ लाइट सा। और वो मजे की बन गई? हाँ, मजे की बन गई। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब साथ साथ ये बताइए कि आप अपने शौहर का साथ दे रही हैं, आप शाना बशाना चलकर आगे भी बढ़ रही हैं। कितने लोग हैं घर में? अपने घर के बारे में बताइए, कितने लोग हैं, कैसे चल रहा है घर, कैसे मैनेज होता है, काम कैसे मैनेज होता है, हमें बताइए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, बेटे हैं 2, एक बड़े हैं एक छोटे हैं, और अच्छा चल रहा है माशाल्लाह हस्बैंड के साथ। मतलब उनकी तरफ से कोई फोर्स नहीं था कि आप काम करें। अच्छा। शौक को जो है बस आगे लेके गई हूँ कि शौक को कुछ करके चलें, हेल्प आउट ही हो जाएगा, इस नज़रिए से जो है फिर आगे बढ़ी हूँ।
और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। हस्बैंड अपने तौर से अच्छे चल रहे होते हैं, कुछ हम हेल्प आउट कर देते हैं। तो नुसरत, बीइंग अ वुमन, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि बहुत बाहिम्मत ख़वातीन हैं पूरी दुनिया में, जो कहीं के भी हो, कहीं अफ्रीका में भी हो, कहीं अमेरिका में हो, कहीं पाकिस्तान में हो, किसी और बर आज़म में हो, लेकिन एक औरत को जब वो हिम्मत पकड़ना चाहती है ना तो उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। बिल्कुल। नुसरत ने हिम्मत क्यों पकड़ी? बस अपने अंदर टैलेंट था और घबराई नहीं, बिल्कुल भी घबराई नहीं, और बस सोचा कि नहीं, हिम्मत आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई। बस दिल था, शौक था, फील्ड बाय फील्ड चलते रहे, शोज़ करती रही, काफ़ी कुछ किया लाइफ में, मतलब कुकिंग शोज़ भी किए हैं। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह से बेस्ट टैलेंटेड वुमेन का अवार्ड भी ले चुकी हूँ। माशाल्लाह। तो बहुत कुछ किया, तो बस हिम्मत खुद ब खुद आती चली गई, जैसे जैसे एक एक स्टेप में आगे बढ़ती गई, हिम्मत खुद ब खुद आती चली गई कि नहीं अभी और कुछ करना है, अभी और कुछ बैठना नहीं है, स्टे नहीं, बैठना नहीं है, बढ़ते जाना है, जहाँ तक ले जाए, यहाँ तक ले जाए। अब बताइए अपने काम के बारे में, कैसे खाना बनाती हैं, कितने लोगों को मैनेज करती हैं, किस तरह आपकी डिलीवरीज होती हैं, उसके बारे में भी बताइए। अच्छा, खाना अपने किचन से ही बनाती हूँ। ठीक है। बेसिकली शेफ हूँ और किचन से ही काम करती हूँ। स्टार्ट किया था मैंने फ्रोजन से। ठीक है। फ्रोजन फूड में करती थी और माशाल्लाह मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। ऑल ओवर कराची में ये डिलीवरीज होती हैं और प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाती हैं रजब के महीने से ही, कि रमज़ान के लिए जो है फ्रोजन की बुकिंग स्टार्ट हो रही होती है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा चाइनीज़ कुकिंग की तरफ आई, करती तो माशाल्लाह सब कुछ थी, सीखा हुआ था, तो थोड़ा चाइनीज़ कुकिंग की तरफ आई कि इसको भी सप्लाई करना चाहिए, ये वाले भी ऑर्डर्स देने चाहिए। फिर पार्टी ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किए। अच्छा, पार्टीज भी है आपका? हाँ, पार्टी ऑर्डर भी ले लेती हूँ, ऑर्डर्स अच्छे ना, सब कर लेती हूँ। जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह का ऑर्डर हो गया, छोटे ऑर्डर्स होते हैं तो वो हम ले लेते हैं। इस तरह से पार्टीज़ के ऑर्डर लेना शुरू किया। फिर एक प्रॉपर माइंड बनाया कि कुछ करना है, तो फिर फास्ट फूड की तरफ आई। फास्ट फूड मेरी स्पेशलिटी थी। तो बस फास्ट फूड चूज़ किया और फास्ट फूड के साथ माशाल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती, शायद मतलब रिव्यूज़ ऐसे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, क्या बात है। आप तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी बातों से, मैं इंट्रीग हो रही हूँ, इंटरेस्टेड हो रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी डाइट सामने आई है, लिखा हुआ सामने मैं डाइट करना है। लेकिन साथ साथ आपकी कौन कौन से आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे आपने फास्ट फूड बताया, इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं? पसंद जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रोजन ज़्यादा किया जाता है, उसके अलावा फास्ट फूड तो मतलब बस लास्ट हो गया है। अच्छा, इतना पसंद किया जाता है माशाल्लाह मेरा फास्ट फूड। लोग मुझे ब्रांड से कनेक्ट करते हैं कि नहीं आपका जो है ना फलां ब्रांड का हमने खाया था, वो उसके जैसा है और उससे अच्छा है, मतलब इस तरह के माशाल्लाह से रिव्यूज़ आते हैं। तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके अलावा कॉन्टिनेंटल, अगर घर में देखा जाए तो अरबिक और कॉन्टिनेंटल कुजीन में ज़रा फोकस करते हैं। तो फास्ट फूड्स में क्या क्या कैटेगरीज हैं आपकी? फास्ट फूड में तकरीबन काफ़ी कैटेगरी सिर्फ बर्गर्स की हैं। अच्छा, बर्गर्स की पूरी रेंज है। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 200 से स्टार्ट है और मेरा 700-800 तक का बर्गर है। Really? जस्ट वन बर्गर, साइज में भी काफी ह्यूज, और एक बर्गर जो है ना मतलब 2 बंदे भी खा लें, 3। वही मैं कह रही हूँ, तो अगर आप कह रही हैं साइज इतना बड़ा है वो तो फिर 2 लोग भी खा सकते हैं। लोगों को क्रेविंग होती है ना, शौक होता है कि नहीं हमें तो मरवाती है, बस क्रेविंग मरवा देती है कि कुछ यूनिक खाना है, कुछ डिफरेंट खाना है। तो उस चक्कर में मैं भी बस उसमें क्रिएटिविटी डालती रहती हूँ और माशाल्लाह लोग अट्रैक्ट होते, ये बात है सारी। थैंक यू नुसरत, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरी दुआ है और देखने वालों की भी, आई एम वेरी श्योर यही दुआ होगी कि आप ऐसे ही चमकती रहें। और मैं हर खातून को यही दुआ कर देती हूँ कि कीप शाइनिंग। गॉड ब्लेस यू। आपके अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बहुत बरकत अता करे और आप और आगे बढ़ें, और हमारी दुआ है। थैंक यू नुसरत फॉर बीइंग ऑन द शो। नुसरत से आपकी मुलाकात करवाई, जो कि एक शेफ़ भी हैं। पढ़ाते पढ़ाते हिम्मत आई और कोशिश की कि क्यों ना किया जाए, लेकिन उस कोशिश को सोच की हद तक महदूद नहीं रखा और प्रैक्टिकली कर सारी दुनिया को साबित कर दिया। बस सोच को सच करने की काविश के बीच में सिर्फ आप खड़े हैं। पूरा कर जाइए, ये तो थी नुसरत।
सबसरे पाकिस्तान में शाज़िया वर्मा के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के सेगमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं शाज़िया। बिल्कुल, और बहुत ही टैलेंटेड सेलर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मुलाकात हमारे जो शाहरुख अहमद साहब हैं वो गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं लाजवाब परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कंपटीशंस भी थे और खूब उन्होंने दाद भी समेटी। हम बात कर रहे हैं कराची में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ, जहां पर हमने सेलिंग कंपटीशन में छोटे छोटे बच्चों को भी देखा, साथ में बड़ों को भी देखा और बड़े सख्त मुकाबले भी हुए। लेकिन वहां पर जीता कौन और जीतने के बाद उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो आप सबको सुनवानी है। तो शाहरुख अहमद हमारे जो टीमर हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर जाते हैं अकेले अकेले, तो वो यहाँ पर गए थे, उन्होंने यहाँ पर जो है उनसे बात भी की है, वो आपको दिखाते हैं। So beautiful. हम मौजूद हैं कराची के PF यॉट क्लब पे, जहां पे 3rd CAS इंटरनेशनल ओपन सेलिंग चैम्पियनशिप 2022 का इनेकाद किया गया है। इस चैम्पियनशिप में 11 ममालिक के अफराद शरीक हैं, जो कि सेलर्स भी हैं, जजेस भी हैं, कोचेस भी हैं। यहाँ पर भरपूर मुकाबला इस वक्त जारी है। समंदर में कश्तियाँ उतर चुकी हैं, सेलर्स अपनी जान लगा रहे हैं। आगे जाके देखते हैं कि आज इस इवेंट में क्या क्या हो रहा है। कराची के समंदर में इंटरनेशनल सेलर्स का कांटे का मुकाबला जारी है। 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें ऑप्टिमिस्ट है, RSX है और लेज़र 4.7 है। तीनों की 3 रेसेस हो रही हैं। सेलर्स लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम जीत सके। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये पीछे ये लैब पॉइंट है, पूरा ये चक्कर लगा के आते हैं और इस लैब पॉइंट पे आके रुकते हैं। सर्टेन पॉइंट जहाँ से आके सेलर्स को घूमना होता है। इनके लिए ये ऑरेंज कलर के ये स्टॉपर्स लगाए हैं, उनको बताने के लिए कि आपकी हुदूद क्या है, किन लैब्स के दरमियान आपने घूमना है। तो सेलर्स यहाँ आते हैं और ये पॉइंट ऑफ ट्रेंडिंग पॉइंट है उनका, जहाँ से वो घूम के जाते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सेलर्स को जो कि विंड सर्फिंग कर रहे हैं उन्हें पकड़ने। आप हमारी स्पीड देख सकते हैं, इस वक्त फुल थ्रॉटल पे हमारा बोट, लेकिन ये बच्चे बड़े जो भी हों इस ताकत से इस हिस्सा ले रहे हैं इस गेम के अंदर कि इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। घूमते हम एक थाईलैंड के सेलर के पास पहुंच चुके हैं, जो कराची के इस समंदर और तेज़ हवाओं का मुकाबला कर रहा है। इस वक्त यहाँ लोग जमा हो चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ पे ये रेसिंग कंपटीशन एंड होने वाला है। मुकम्मल हो चुकी है। इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो सबसे पहले यहाँ पहुँचे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये सबसे पहले आप आएंगे, जीत गए क्या रेस? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेस आज वाली भी जीती, कल वाली भी जीती और परसों वाली भी। अच्छा, तो आपकी टीम का नाम क्या है? हम पाकिस्तानी भी रिप्रेजेंट, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट है। आप कौन सी कैटेगरी है आपकी? ये L7 लेजर स्टैंडर्ड क्लास है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। कितनी देर की रेस थी? ये तकरीबन 45 मिनट, 40 से 45 मिनट की रेस हो रही थी हमारी। कि सबसे करीब कौन है इस वक्त, कौन सा मुल्क है? पाकिस्तानी भी है, जो मेरा कोच है, जो मेरा उस्ताद है, वो मेरे पास सेकंड है। वो सेकंड। और थर्ड पे कौन है? और थर्ड पे बहरीन और पाकिस्तान आर्मी के एक प्लेयर है, उनको मुकाबला। यानी सिर्फ टॉप 3 के अंदर सिर्फ एक बहरीन है। जी जी, टॉप। चले जी, थैंक यू। आप थक के आए हैं, आप जाएँ रेस्ट करें। तो ये इस वक्त रेसेस लग रही हैं और अपनी अपनी सेल्स को वापस लाया जा रहा है।
ये देख सकते हैं आप, ये बेचारे बहुत देर से समंदर में थे और अब सेल्स वापस आना शुरू हो गई हैं। रेस अपने इस कैटेगरी की, लेज़र कैटेगरी की रेसेस थी, वो एंड पर पहुंच गई हैं। सेलर्स वापस आ रहे हैं, अपनी बोट्स को साफ़ कर रहे हैं। इसमें आपको काफ़ी सारी ये स्ट्रैप्स नज़र आ रहे हैं। ये अच्छा। मुख्तलिफ एंगल्स के लिए इसमें हम अपने पाँव फंसाते हैं। ठीक है। फुट स्ट्रैप कहलाते हैं ये क्या हिस्सा है? ये इसका ट्रैक है। ठीक है। ये भी एडजस्टेबल होता है, हवा के साथ इसको हम आगे पीछे करते हैं और ये लॉक हो जाता है। अच्छा। जहाँ इसको हम लॉक करना चाहें। अच्छा, तो क्या इसको आप ये समझ सकते हैं कि ये एक डेंजरस स्पोर्ट है? डेंजरस नहीं है, थ्रिलिंग स्पोर्ट्स है। विंड सर्फिंग स्पेशली तेज़ हवा में। कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसने ज़िंदगी बदल दी हो, या कोई आपको ऐसा लगा कि यहाँ तो मैं फंस गया? नहीं, ऐसा फंसने वाला वाक़या कोई नहीं था। अच्छा। लेकिन एक है मेरे साथ जो अपने ट्रेजेडी हुई थी। तो इन 2010 हमारे सिलेक्शन ट्रायल्स थे एशियन गेम्स के लिए, जो कि पोस्टपोन हो गए थे। तो हम चूँकि वेन्यू पे थे, वापस आ रहे थे ओपन सी से, और वापसी पे मौसम का जिस तरह कोई पता नहीं, कभी भी किसी भी टाइम हवा तेज़ हो सकती है। तो एकदम से हवाएं तेज़ हो गई और राउंड अबाउट 25 नॉट प्लस विंड चल रही थी। तो उस वक्त ये बोर्ड नहीं था, उस वक्त मेरे पास RSX से एक उस वक्त था मिस्ट्रॉल क्लास, सेम विंड सर्फिंग क्लास थी। तो उसका ये यूनिवर्सल जायंट टूट गया, जिसकी वजह से मुझे कुछ टाइम पानी में गुजारना पड़ा और फिर रिकवर हुआ मैं। जी, रात का टाइम, यानी कि शाम के टाइम। सुन के डर लग रहा है। बस मेरे साथ तो हो चुका था। आज का कंपटीशन कैसा रहा? टफ रहा? आज का कंपटीशन काफ़ी टफ था, और मतलब विंड काफ़ी थी, और मतलब जो टाइड है वो भी अभी लो टाइड नहीं हुई, अभी शुक्र है हाई टाइड है, वरना जो है मतलब बाकी चैनल से आते हैं। और काफ़ी हाई टाइड भी बहुत ज़्यादा थी इस वक्त, और मतलब हाइक आउट करना सब कुछ, अभी हर हाथ पाँव सब दर्द हो रहा है। आपकी आज तो अच्छी हुई सेलिंग। आज हमने पोजीशन दी है 9 to 8। आज बड़ी अच्छी रेसिंग हुई। अच्छा, अभी जो सेलर्स आ रहे थे वो कहते हैं आज बहुत हाई टाइड है, आज बहुत मुश्किल था सेल करना। आज उनके लिए मुश्किल था क्योंकि आज हाई टाइड ज़्यादा थी। आज हाई टाइड अगर कम होती तो फिर इतना नहीं होता। आज हाई टाइड बहुत थी तो फिर कैप्साइज होने के चांसेस ज़्यादा हो गए थे। तो आप कैप्साइज तो नहीं हुए? नहीं। ट्रेनिंग के दौरान कभी हुए? हाँ, ट्रेनिंग के दौरान 3-4 बार हुआ हूँ मैं, और उसके अंदर टफ भी था सीधा करना क्योंकि तब लो टाइड चल रही थी। इतनी सी उम्र में बोट लेके समंदर में उतर गए हो, घर वाले मना नहीं करते? नहीं मना कर, सपोर्ट करते हैं। बाबा क्या करते हैं? बाबा कहते हैं वापस आ जाओ, नीचे डूब जाओ उधर पानी के अंदर। मैं कहता हूँ मुझे जाना है। अच्छा, बाबा कहते हैं डूब जाओगे, लेकिन आप फिर भी पानी में जाते हैं। अच्छा, तो आपको ये सिखाया किसने सेलिंग? ये कैप्टन अशरफ ने सिखाई है। वो रूल बनाते तो उससे हम तो समझ आती है कि स्टारबोर्ड विंडवर्ड इस तरह। अभी तक कोई रेस जीते हैं? कौन सी? ट्रेनिंग वाली जीता। ट्रेनिंग वाली जीते हैं। अभी कौन से ममालिक हैं, कौन से मुल्क के लोग हैं जो आपसे आगे हैं या आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं? वो एक मुल्क हमसे आगे है, उसका नाम थाईलैंड है, और एक मुल्क हमसे पीछे जिसका नाम ईरान है। अच्छा, तो ये वाइट क्या लगा है? ये सन ब्लॉक। और ये अपने ज़रा शूज़ के बारे में बताओ, अपने कपड़ों के बारे में बताओ, ये क्या है? और बच्चे जो देख रहे हैं, आना चाहते हैं, रेस करना चाहते हैं, उनको क्या कहोगे? ये शूज़ इसलिए लाते क्या वो अगर हम लोग तो वो जूते वगैरह लाएंगे, यहाँ पर स्लिपरी भी होता है, उससे स्लिप हो जाते हैं बच्चे। इससे थोड़ी सी सेफ्टी भी रहती है और सही भी रहता है। और ये कपड़े इसलिए होते हैं क्योंकि साफ कपड़े तो गंदे हो जाते हैं ना, तो इसलिए ये भी सेफ्टी की तरह ये रहती है। चलो, बेस्ट ऑफ लक। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये बच्चा अपनी रेस जीतेगा। और इतनी सी उम्र में रेस लगाने वाले बच्चों को भाई हमारा सलाम है। और हम देखने वालों को भी कहते हैं कि समंदर मुश्किल जगह नहीं है, हम भी अपना डर कम कर रहे हैं, आप भी अपना डर कम करें।
सेलर्स से बात कर ली, जेट्स की कंपटीशन है तो क्यों ना इसके प्लेयर से भी बात की जाए। तो हमने दरख्वास्त की है कि बराए करम खुश्की पे आ जाए ताकि हम आपसे कुछ सवालात कर सकें। तो ये भाई हमारे ज़बरदस्त किस्म के करतब अभी दिखा रहे थे और अब आगे हम इनसे बात करेंगे। हम क्योंकि ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, पानी है, समंदर है और ऊपर से अपने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी, तो हमें अलाउ नहीं है इससे आगे जाना। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद ज़फ़र। हम देख रहे थे बड़े करतब आप दिखा रहे थे, खूब जेट्स की घूम रही है, पानी उड़ रहा है जी। सर ये प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस कर रहे थे। कब स्टार्ट होने वाला इवेंट? अभी कोई आधा घंटा रहता है। अच्छा, हमें पता चला ये पहली चैम्पियनशिप है, तो इसमें कितने एथलीट हैं जो हिस्सा ले रहे हैं? तकरीबन कोई 40 पार्टिसिपेंट थे, तो अभी फाइनल में टोटल 10 पहुंच गए हैं। 40 में मतलब 20 जो हैं वो बिलो 1200 सीसी की कैटेगरी में खेल रहे थे और 20 पार्टिसिपेंट जो थे वो अबव 1200 की कैटेगरी में खेल रहे थे। हो रहा है ये, इसका कौन सा वर्जन है, कौन सा एडिशन है? ये इसका 3rd एडिशन है जी। अच्छा, इस बार कौन से ममालिक इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं? इसमें इस दफ़ा तकरीबन 11 ममालिक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मेनली बहरीन, टर्की, कज़ाकिस्तान, रशिया, सिंगापुर, मलेशिया और इस तरह की कंट्रियाँ। अच्छा, पाकिस्तान तो होस्ट कर रहा है। ये सारे ममालिक जो हैं इनके सेलर्स हैं या कुछ जजेस के तौर पे भी यहाँ पे मौजूद हैं? रेस ऑफिशियल्स भी हैं और प्लेयर्स भी हैं। अच्छा, हमने देख लिया सेलर्स को, हम समंदर में भी गए, उनके साथ हमने देखा किस तरह मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पे जेट्स की भी नज़र आ रही हैं, वो भी मुकाबला कर रहे हैं। वो क्या इवेंट है? जेट्स की का इस दफ़ा हमारा फर्स्ट नेशनल जेट्स की कंपटीशन हमने मुनक़िद की है। जो पाकिस्तान में पहला इवेंट हो रहा है जेट्स की का पावर्ड स्पोर्ट के हवाले से, और उसमें जो है हमें स्पॉन्सर्स किया है BKR ने, और हमारी उसमें प्राइज़ मनी है 7 लाख की। 2 कैटेगरीज़ हैं, 1200 सीसी से नीचे और 1200 सीसी से ऊपर। अच्छा, तो क्या इस इवेंट में भी इंटरनेशनल प्लेयर्स ने हिस्सा लिया या इसमें सिर्फ अभी पाकिस्तान? नहीं, अभी तो ये पहला इवेंट है, तो सिर्फ नेशनल लेवल पे पाकिस्तान के जो क्लब्स थे उनको हमने इनवाइट किया और डिफरेंट क्लब्स ने फिर पार्टिसिपेशन की भी है। फर्दर जैसे जैसे ये इवेंट ग्रो करेगा तो इंशाल्लाह इसमें इसको इंटरनेशनल लेवल तक भी ले जाने की कोशिश करेंगे। और इसमें कितने खिलाड़ी हैं जो हिस्सा ले रहे हैं? अभी हमारे पास 20 खिलाड़ी हैं। तो जी फर्स्ट नेशनल जेट्स की कंपटीशन स्टार्ट हो गया है और 1200 सीसी से ऊपर की कैटेगरी के सारे कंटेस्टेंट जो है वो इस वक्त यहाँ पे लाइन बनाए खड़े हैं। सीटी बजेगी, रेस स्टार्ट होगा, मुकाबला है। पहली कैटेगरी 2 लाख रुपए का इनाम, और ये इनाम कौन जीतेगा अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। रेस चल रही थी, इस दरमियान हमने एक रेसर को पकड़ लिया समंदर के बीच में। हमारे साथ मौजूद है भाई। कैसी ये बड़ी खतरनाक रेस चल रही है, समंदर चढ़ा हुआ बहुत? आज पानी बहुत रफ है, असल में लो टाइड हो रहा है, इसकी वजह से तो वेव्स बहुत हाई हैं। आपकी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी? 1800 सीसी। और अभी तक कितनी रेसेस कितने लैप्स हो चुके हैं उसके? मेरे ख्याल से 5 लैप हो चुके हैं और 5 और रहते हैं। क्या पोजीशन है आपकी? मेरी लास्ट राउंड में तो फर्स्ट था मैं। अच्छा, तो आज देखते हैं क्या। तो आज विन करते नजर आ रहे हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक। Choppers, fly right on choppers, shoppers, better took those risks, cool, but on my fist, we fire starters, one out of a million, we'll reach those heights, always gonna feel that I won't deny, I work, never toss, look at my eyes. तो जिस समंदर की लहरों को चीरता हुआ एक रेसर बहुत तेज़ी से फिनिशिंग लाइन की तरफ आ रहा है। अब ये देखना है कि क्या इसने अपने टाइम को मीट किया है, कि जब उसको पहुंचते देख सकते हैं। और ये फिनिशिंग लाइन उबूर कर गया। आज बताया जा रहा है कि समंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं आज समंदर में वरम बहुत है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है रेसर्स के लिए खुद को संभालना, जेट्स को संभालना और टाइम पर फिनिश पॉइंट पे पहुंचना।
it all. Ain't got no feelings, we just floating. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. इस किस्म के इवेंट्स हमारे शहर, हमारे मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं, जहां 11 ममालिक के एथलीट, कोचेज़ और जजेस इस इवेंट में शरीक थे। ज़ाहिर है उनका अपना स्टेक है, वो यहाँ से जब पाकिस्तान की विजुअल्स वहाँ जाएंगे तो उससे पाकिस्तान का कितना इमेज बेहतर होगा। इस तरह के इवेंट्स हमारे शहर के लिए किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं है। ज़बरदस्त शाहरुख भाई, क्या आपने सैर कराई है और क्या शूट हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा था, शाहजेपुर में ये देख रहे थे कि लग ही नहीं रहा था ये पाकिस्तान में, लग रहा था कि ये पाकिस्तान लग रहा था पाकिस्तान, लग रहा था कि यकीन नहीं आ रहा था पाकिस्तान में हो रहा है। और मुझे बहुत ही खुशी और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, हैप्पीनेस फील हो रही थी कि हमारे मुल्क में इतनी जबरदस्त एक्टिविटीज। वे टू गो शाहरुख भाई। पाकिस्तान इतना ही खूबसूरत है, हमें बस अपनी जितनी भी ऐसी खासतौर पर जो साहिली पट्टी है इसको खूबसूरत बनाने की जरूरत है। खुद से अपनी एक जिम्मेदारी भी निभानी है, साफ भी रखना है। कहीं पर जाते हैं तो खुद से कोशिश किया करें कि गंद वहां पर ना फेंकें। बड़ा अफसोस होता है जब हम अपनी बीचेस को बहुत खराब और गंदा देखते हैं। टोटली एग्री। इस पर भी हम एक दिन सेगमेंट करेंगे, लेकिन इस वक्त आज के लिए बस इतना ही। सुबह पाकिस्तान में शाहजेब और माया को दीजिए सिर्फ कल तक के लिए इजाजत। और सियासी गहमा गहमी चल रही है, देखते रहिएगा, अपडेट रहेगा, नहीं तो कल सुबह हम आपको कर देंगे। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।